चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यहाँ जो हम सब क्लास करने वाले हैं प्यारे बच्चे, वो क्लास समाजवाद एवं साम्यवाद का आज पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 3 तक वीडियो लगातार बनाए, जिसमें साम्यवाद और समाजवाद के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्च करते हुए बोल्शेविक क्रांति, जो आपको SCERT बुक आता है, ये बुक इसमें बोल्शेविक क्रांति हम पार कर चुके थे। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति। तो हम इससे पीछे समाजवाद से नहीं, आज हम मतलब समाजवाद के बारे में ना बोल करके आज हम बोल्शेविक क्रांति के बारे में बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी की बात और खुशहाली की बात तो ये है कि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे हम आपको एक क्लास अवश्य प्रत्येक दिन देते हैं। प्रत्येक दिन रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। ठीक है, और 6 बजे सुबह मैथ की क्लास देते हैं। तो ये दोनों कक्षा में आप जुड़ जाइए। अगर क्लास 10th में अच्छा मार्क्स लाना है बबुआ, तो ये दोनों क्लास में आप सब लोग आंख बंद करके जुड़ जाइए कि सुबह 6 बजे इंतजार करना है क्लास के, और शाम में 6 बजे क्लास का इंतजार करना है प्रत्येक दिन। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पार्ट 4 समाजवाद एवं साम्यवाद, और आज ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा। आज ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा। ठीक है, और साथ में चैप्टर निपटते ही आपके PDF आपके पास अवेलेबल होंगे कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे। वहां जाइएगा और PDF आपको सभी प्रश्न बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें हमने कल वाले प्रश्न में जो हमने पढ़ा था वो बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बाबू? बोल्शेविक क्रांति के बारे में। तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति के बारे में प्रमुख जो बातें हमने बताए हैं आपको, उस चीज़ों को हम फिर से रिपीट कर दें कि देखिए, बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुआ? तो रूस में हुआ। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के समय नेता सम्राट वहाँ के कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। बोल्शेविक क्रांति रूस में हो गया। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। अर्थात 1917 ईस्वी में जो रूस में एक क्रांति हुई, उस क्रांति के कारण हम आपको 5 बताएं। पहला प्रश्न कल का यही था। दूसरे प्रश्न हम ये बताएं कि बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की क्या भूमिका थी। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न हम बताएं कि बोल्शेविक क्रांति में बोल्शेविकों और वहां के जमींदार और पूंजीपति के द्वारा किस तरीके से आंतरिक गिरह युद्ध चल रहा था। ये क्वेश्चन हमने 3 कल बताया। ठीक है, और आज हमारा इसमें जो प्रश्न बच गया था, वो प्रश्न बच गए थे नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। तो यहां प्रश्न देख लीजिए कि 5 नंबर क्या है। सबसे पहले स्टालिन के शासक, इसके पहले कौन से प्रश्न जो देख लेते? 4 नंबर। हाँ, यही है, ये प्रश्न यहां से रह गया था। नई आर्थिक नीति से हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। जैसे देखिए, ये देखिए, ये स्पेशल नई आर्थिक नीति रूस में लागू की गई थी। क्यों किया गया था? इसका कारण ये है कि नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी के आसपास लागू किए जाते हैं। लागू करने का रीजन ये बनता है कि वहां बोल्शेविकों, अर्थात जो सबसे श्रमिक और मजदूर वर्ग लोगों ने जो लेनिन के नेतृत्व में आंदोलन किया और जो सरकारें बनाई, एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ जमींदार, उद्योग और पूंजीपति लोग हैं। तो इन दोनों में जो गिरह युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब इधर बोल्शेविकों के द्वारा, अर्थात लेनिन के द्वारा, अर्थात किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा जो एक नई आर्थिक नीति लागू की जाती है 1921 ईस्वी में, वो यहाँ हम देखने वाले हैं कि नई आर्थिक नीति क्या था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, नई आर्थिक नीति। देखिए, सबसे पहले प्रश्न, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले क्लास में हम सब इसका क्या कर लेंगे? तो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। जो कि ये वीडियो आप अगजा होली है, तो अगजा के दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो होली के बाद या हो सके तो होली के दिन ही, क्योंकि कोई छुट्टी, नन छुट्टी, कोई छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 6 बजे एक क्लास मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो ये मिले या प्रकाश के प्रवर्तन मिल जाए, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन भी शुरू हो चुका है, तो अल्टरनेटिव करके हम क्लास ले रहे हैं। कभी हिस्ट्री पढ़ा देंगे, कभी फिजिक्स, और मॉर्निंग वाला एक क्लास एकदम फिक्स रहेगा, एकदम दनादन। ठीक है, तो चलिए, नई आर्थिक नीति। देखिए, नई आर्थिक
नीति लागू कब हुआ? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया? लेनिन के द्वारा लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि युद्धकालीन साम्यवाद के से रूस की अर्थव्यवस्था संकट में था और इस नीति इस तरह थी। देखिए 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? किसके द्वारा किया गया? पहले कब किया गया? 1921। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। क्यों? क्योंकि युद्धकालीन साम्यवाद से रूस, अब जो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उस विश्व युद्ध में रूस की अर्थव्यवस्थाएं काफी जर्जरी हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न अगर आप सब लोग इसमें आंसर उसका हम नहीं बताने वाले, हम ये देखेंगे कि कौन कौन मेरे प्यारे बच्चे ये वीडियो देखते हैं और वो आंसर को कमेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये वीडियो आज आप देखिए, चाहे 1 साल के बाद देखिए, चाहे 6 महीना के बाद देखिए, लेकिन जो पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 के क्लास किए होंगे वो एक आंसर कमेंट करेगा कि कौन सी संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। उस संधि का नाम बताना। प्रश्न दिमाग में बैठ गया ना? कौन से संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था, इसका आंसर हमें बताना। ठीक है। तो चलिए, ये इस तरह की नीति थी। अब इसमें नीति था क्या? इसमें नीति क्या था? तो किसानों के द्वारा न्यू पॉलिसी में क्या कहा गया? किसानों को कर प्रणाली में छूट था। मतलब किसान लोग जो उससे कर के बोझ में पहले दबे हुए थे, उसमें कुछ छूट दी गई। देखिए किया क्या गया? किसान को अनाज सरकार को देने के बजाय एक निश्चित कर देना होता था, जिससे वे अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हुए। मतलब इससे न्यू आर्थिक नीति से पहले, अर्थात 1921 ईस्वी से पहले नियम ये था कि अनाज देना था कर के बदले में। लेकिन 1921 ईस्वी के बाद ये तय हुआ कि अब आपको अनाज नहीं देना है, आप जो उपजा रहे हैं वो रखिए, लेकिन एक निश्चित रकम आपको देना होगा सरकार को। ये किसान के लिए एक प्रणाली अर्थात कर प्रणाली में कुछ छूट दी गई नई आर्थिक नीति में। फिर आ जाइए, फिर यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, छोटे उद्योगों को निजी स्वामित्व की अनुमति। मतलब कहने का मतलब कि जहां पर 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को निजी तौर पर चलाने की छूट दी गई है कि मतलब इसको कोई टैक्स की आवश्यकता नहीं है। जहां पे 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग हैं वो निजी तौर पे चलाए जाएंगे, ये छूट रहेगा। लेकिन जैसे ही 20 से ज़्यादा मजदूर अगर श्रमिक किसी उद्योग में काम अगर कर रहे हैं तो बड़े उद्योग में उसको शामिल किया गया और उसके लिए अलग से टैक्स बनेंगे, अलग से नियम बनेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा, विदेशी पूंजी निवेश का अनुमति। मतलब रूस में सीमित रूप से विदेशी निवेश को अनुमति दे दिया गया। मतलब इस पॉइंट से पता ये चल रहा कि विदेश वाले जो रूस में आकर के पैसे खर्च करेंगे या कोई भी अगर जो फैक्ट्रियां खोलेगा वो एक सीमित मात्रा में विदेश का कोई व्यक्ति या विदेश की कोई कंपनी रूस में खर्च करेगा नई आर्थिक पॉलिसी के द्वारा। तीनों समझ रहे हैं ना? पहला किसान का छूट, फिर 20 से कम उद्योग को निजी कर दिया गया, तीसरा विदेशी निवेश वाले को फिक्स कर दिया गया अमाउंट की इससे ज़्यादा निवेश आप हमारे देश में नहीं कर सकते हैं। रीजन कि अगर आप ज़्यादा निवेश कीजिएगा तो शोषण भी आप उतना ही तेजी से कीजिएगा। फिर क्या है, बैंकों और बीमा सेवाओं का विस्तार। मतलब कई नए बैंक खोले गए और बीमा सेवा की क्या की गई, शुरुआत की गई 1921 की आर्थिक नीति के द्वारा। फिर यहाँ देख लीजिए, फिर पांचवा पॉइंट क्या किया गया, श्रमिकों पर नियंत्रण, अर्थात हड़ताल को नियंत्रित किया गया ताकि उत्पादन ना रुके। क्योंकि बार बार अगर फैक्ट्री में हड़ताल अगर होता है तो जिससे वस्तुओं का उत्पादन रुक जाएंगे और बाजार ठप पड़ जाएगा। इसीलिए जो विरोधी थे जो उस पर क्या किया गया, श्रमिक लोग जो हड़ताल कर देते थे उस हड़ताल को रोका गया। ठीक है, नियंत्रित किया गया 1921 की नई आर्थिक नीति के हिसाब से। तो ये हमारे पांचों पॉइंट्स हो गए। और पांचों पॉइंट्स में सबसे पहला क्या था, तो किसान लोगों को अब अनाज नहीं दे करके कुछ निश्चित रकम देंगे। दूसरी बात है क्या कहा गया पहला तो किसान हो गया, दूसरी 20 से कम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसको निजी स्वामित्व उस उद्योग को दिया गया। तीसरी पॉइंट क्या कहा गया कि विदेशी निवेश सोच समझ के करें हमारे यहाँ। मतलब विदेश वाले कोई भी कंपनी अगर खोलना चाहते हैं तो उसको एक सीमित रकम इतना तक ही निवेश हमारे यहाँ कर सकते हैं। चौथे पॉइंट्स क्या कहे गए,
बहुत सारे बैंक खोले गए, बैंक और बीमा सेवाएं शुरू की गई। और पांचवें पॉइंट क्या किए गए, तो हड़तालों को नियंत्रित किया गया कि मजदूर लोग हड़ताल अब थोड़ा कम करें, क्योंकि युद्ध के समय स्थिति बदतर हो चुकी है, अब उसको सुधारना है तो हड़ताल वगैरह कम करना होगा। और ये सभी लेनिन के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 1921 में नई आर्थिक नीति में। तो ये आप नई आर्थिक नीति में पांचों पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चे एकदम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि जो कहानियां सुन रहे हैं हमसे, अवश्य ही वो उनका पेन चलेगा एग्जाम में, ये तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ लिखाया नहीं जा रहा, यहाँ रटाया नहीं जा रहा, यहाँ चीज़ों को पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगले पॉइंट आइए। स्टालिन के शासनकाल में सोवियत संघ में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, सोवियत संघ कहने का मतलब रूस प्लस उसके आसपास के देश को सोवियत संघ कहा गया। एक यूनियन है, सोवियत संघ एक क्या है, यूनियन है। तो किसके समय में, स्टालिन के शासनकाल में सोवियत संघ में परिवर्तन कुछ किए गए थे। और वो परिवर्तन क्या था, देखिए लेनिन 1921 ईस्वी और के बाद उनकी 1924 ईस्वी के आसपास में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। जो कि लेनिन के बाद शासक बनता है स्टालिन। और स्टालिन का शासनकाल 1924 से 53 तक चलता है रूस में। ठीक है, तो इसमें कुछ है जो परिवर्तन किए गए थे सोवियत संघ में, बड़े परिवर्तन किए गए थे। और वो परिवर्तन क्या था, जो देख लीजिए, क्योंकि लेनिन के बाद अगर रूस का कोई सम्राट बनेगा तो वो स्टालिन होगा। और परिवर्तन क्या किया गया प्यारे बच्चे, पंचवर्षीय योजनाएं। अब देखिए इस पंचवर्षीय योजना में क्या परिवर्तन किए गए, जो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन क्या होगा कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 3 पंचवर्षीय योजना लागू किए गए। पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब क्या हो रहा, पंचवर्षीय योजना कहने का तो मतलब यही होता है ना कि 5 साल में हम एक योजना बनाएं और उस योजना पर ही काम करेंगे कि अपने रुपयों को किस जगह पे हमें जाके खर्च करना, अपने रुपयों को किस जगह पे हमें खर्च करना। क्यों, क्योंकि ये स्टालिन का नियम है, ये स्टालिन का नियम है। क्योंकि 1924 में ही लेनिन की क्या हो जाती है, मृत्यु। चीजों को समझिएगा कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गया और उसका सम्राट स्टालिन बना। और स्टालिन ने सोवियत संघ के प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए और वो प्रणाली निम्नलिखित है। सबसे पहला प्रणाली यही बढ़ा रहे हैं कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जय हम लेनिन के द्वारा जो ये बातें फिक्स की गई थी कि 20 से कम मजदूर जहाँ पे काम करेंगे वो निजी स्वामित्व का होगा। साथ में विदेशी वाले लोग आके पैसा कम खर्च करेंगे, हमारे यहाँ एक फिक्स अमाउंट करेगा। लेकिन स्टालिन जैसे ही आया तो वो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना लाए। और वो कितने हैं, 3 पंचवर्षीय योजना, 55 साल में 3 वो योजना लाए। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या किया गया स्टालिन के द्वारा, सामूहिक कृषि अर्थात कोलखोज। देखिए सामूहिक कृषि का मतलब क्या होता है, सभी किसान की जमीन को मिलाकर सामूहिक खेती शुरू की गई कि सब किसान के जमीन को मिला दिया गया और एक सामूहिक कृषि शुरू किया गया। ये स्टालिन के समय है, इसको लेनिन में मत जोड़ दीजिएगा। मतलब पहला फैक्ट्री औद्योगिकरण पर ध्यान दिया और दूसरा सामूहिक कृषि पर ध्यान दिया। और तीसरी पॉइंट क्या किए, राजनीतिक का दमन किया। अर्थात स्टालिन ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए, जिससे तानाशाही शासन स्थापित हुआ। समझ रहे हैं, मतलब इससे पहले लोकतंत्र था, लोगों की बात सुनकर लेनिन के द्वारा कुछ निर्णय लिया जाता था। लेकिन स्टालिन ने जो अपने विरोधी को दबाने के लिए खुद एक तानाशाह बन गए। ये स्टालिन के अंदर गुण था, तो ये एक तानाशाह शासन बन गए स्टालिन। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट, सैन्य शक्ति में वृद्धि। अब जब अपने विरोधी को अगर दबाना है तो सैन्य ताकत बढ़ानी होगी। और साथ में इसी के समय में द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात 1939 से जो 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसी दौरान रूस की सैन्य ताकत भी बढ़ गई, क्योंकि रूस अपनी शक्ति को भी बढ़ाने का प्रयास किया। विरोधी को दबाने के बजाय, मतलब 1939 से 45 में जो दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, उस युद्ध में भाग लेने के लिए अपने सैन्य ताकत ये क्या कर ली, बढ़ा ली। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कहने का मतलब स्टालिन के शासन में सोवियत संघ एक वैश्विक महाशक्ति बन गया था।
ठीक है, मतलब विश्व के एक महाशक्ति के रूप में उभर गया। और इसीलिए तो एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध में रूस मेन पौधान पे है और दूसरी तरफ अमेरिका, ठीक है, और यही दोनों में तो टकराव होते रहता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी दूसरे विश्व युद्ध खत्म हो जाते हैं, अमेरिका के सामने जर्मनी घुटने टेक देते हैं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा देता है अमेरिका। लेकिन उसके बाद चलिए दूसरे विश्व युद्ध किसी तरीके से 1945 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रुक जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सोवियत संघ अर्थात रूस और अमेरिका में शीत युद्ध चलते रहता है। शीत युद्ध, और शीत युद्ध का मतलब समझते हो? शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि यह एक वास्तविक युद्ध नहीं है, काल्पनिक युद्ध, मतलब युद्ध के कागार पे एकदम मौजूद हैं, झगड़ा कभी भी हो सकता है। एक तरीके से तोप एकदम दोनों एक दो देश एक दूसरे पे तीर के खड़े हैं, निशाना साधले है, बस चलाना देरी है, ये शीत युद्ध कहलाता है। जो कि दूसरे विश्व युद्ध तो 1945 में ही समाप्त हो गया, लेकिन शीत युद्ध 1991 ईस्वी तक चलता रहा। जब 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होगा तब जाके शीत युद्ध समाप्त होगा, ठीक है। शीत युद्ध क्या होंगे समाप्त। ये स्टालिन का नियम होंगे। यहाँ देखिए एक प्रश्न फिर क्या पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ, वो एक वैश्विक प्रभाव, मतलब इस बोल्शेविक क्रांति तो हुआ रूस में नवंबर 1917 लेनिन के नेतृत्व में, और उस समय सम्राट थे जार निकोलस द्वितीय, उस समय वहां के क्या थे सम्राट थे। तो ये वैश्विक स्तर पर किस तरीके से प्रभावित किए, यहाँ देख लीजिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव रूस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व भर में बड़े बदलाव लाया। देखिए बदलाव क्या ला रहा है, जैसा कि साम्यवाद का प्रसार, अर्थात चीन में साम्यवाद, क्यूबा में साम्यवाद, वियतनाम में साम्यवाद और पूर्वी यूरोप में भी समाजवाद की सरकारें बनने लगी। अर्थात रूस का देखा हिरसी करने लगा कि इस सब देश में पहले साम्यवाद नहीं था, समाजवाद नहीं थे, पूंजीपति लोग थे, पूंजीपति का वैल्यू था। लेकिन चीन भी साम्यवाद हो गया, क्यूबा भी हो गया, वियतनाम भी हो गया, और जहां तक पूर्वी यूरोप के देशों में भी रूस के देखा हिरसी समाजवाद की नीति लागू करने लगा, जो कि समाज का वैल्यू समाजवाद में ज्यादा दिया जाता है। ये चैप्टर में तो हम यही पढ़ रहे हैं। फिर देखिए दूसरा उसका प्रभाव क्या पड़ा, पूंजीवाद और समाजवाद का विभाजन हो गया। हाँ जी, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप पूंजीवाद बन गए, जबकि रूस और पूर्वी यूरोप समाजवाद बन गए। मतलब कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप पैसा के वैल्यू देगा, वहां पैसा मायने उसके लिए ज्यादा रखेगा, इसलिए वो पूंजीवाद हो गया। और पूर्वी यूरोप और रूस ये समाजवादी देश हो गए। चीन, क्यूबा, वियतनाम एक साम्यवादी देश हो गया, ठीक है। और उस समय तक भारत के अभी कोई वर्चस्व नहीं, क्योंकि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव तो यही पड़ेगा क्योंकि उस समय तो अभी इसको अंग्रेज सरकार से ही लड़ना है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। उस समय तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत प्रत्यक्ष रूप से एकदम बुरी तरीके से गुलाम थे। शीत युद्ध की शुरुआत देखो, यही चीज हम बता रहे हैं, शीत युद्ध, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के बाद है। अब जब एगो बात बताइए, उधर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका पूंजीवादी हो गया, पूर्वी यूरोप और रूस एक समाजवादी हो गया, तो अभी दोनों में टकराव होगा। और वही युद्ध को तो हम कह रहे हैं शीत युद्ध, कि समाजवादी और पूंजीवादी के बीच में युद्ध हुआ। जो कि देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने बताया भी कि 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, और 45 में जब ये खत्म हो गया उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। मतलब ये कोई झगड़ा नहीं था, वैचारिक सोच एक झगड़ा था, काल्पनिक झगड़ा था। दोनों अपने, अर्थात एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, ये दोनों अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं, और इसी में ये दोनों का युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। और सोवियत संघ का विघटन जब 1991 ईस्वी में होता है तब जाके शीत युद्ध समाप्त होते हैं, तब जाके शीत युद्ध समाप्त होते हैं। फिर देखिए, फिर पांचवा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, औपनिवेशिक मुक्ति आंदोलन को बल मिला। मतलब कहने का मतलब बोल्शेविक क्रांति भले ही नवंबर 1917 में रूस में मिला है, लेकिन इसको देखा हिरसी कुछ देश साम्यवादी बन गया, कुछ देश समाजवादी बन गया,
और अमेरिका और पूर्वी यूरोप पूंजीवादी बन गए, पूंजीवादी बन गया, ठीक है। लेकिन जहां पर यूरोप महादेश के गुलाम थे, जो देश जहां उनकी उपनिवेश चल रहा था, जैसे भारत, अफ्रीका और एशिया, वो स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन मिल गया उसको कि हमको भी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तभी तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोगी आंदोलन, शबना अवज्ञा आंदोलन, भारत, उसके बाद तो भारत को आज़ाद होने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, जो कि चौथा चैप्टर में एकदम आपको पढ़ाएंगे हम। चौथा चैप्टर में इसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो औपनिवेशिक मुक्ति आंदोलन भी सोवियत संघ बोल्शेविक क्रांति को देखते हुए हो गया। फिर देखिए आर्थिक मॉडल में बदलाव, अर्थात पूंजीवादी देश ने भी कुछ हद तक समाजवादी नीति अपनाया। मतलब ये तो निश्चित है, क्योंकि पूंजीवादी तो वैसे भी पूंजी पे, पैसा पे ही ज्यादा फोकस देगा, लेकिन कुछ नीति समाजवादी वाला भी रखा था। क्योंकि 1929 ईस्वी की एगो आर्थिक मंदी पढ़ाएंगे। अभी तो 1924 से जो स्टालिन की नीति आ गया उस पर चले गए रूस में। 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, उस पर रुक गए, ठीक है। तो हम आपको एक आर्थिक संकट, विश्व आर्थिक मंदी पढ़ाएंगे। तो देखिए आर्थिक मॉडल में भी बदलाव हुआ, और ये सब सभी कारण किसके कारण हुआ, बोल्शेविक क्रांति। और इसका लास्ट प्रश्न यही है कि सोवियत संघ का विघटन, जो हम बता रहे हैं बार बार कि 1991 ईस्वी में हुआ, और सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो ये सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ 1991 में? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप पूंजीवादी, और पूर्वी यूरोप और रूस समाजवादी, दोनों में झगड़ा, प्रतिस्पर्धा, वैचारिक चल रहा, शीत युद्ध। ये शीत युद्ध क्यों समाप्त हुआ, ये समझना। तो देखिए सोवियत संघ का विघटन हो गया, और जब क्योंकि सोवियत संघ में जो भी समाजवादी और साम्यवादी देश थे वो शामिल थे सोवियत संघ में। जब सोवियत संघ का ही विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो विघटन क्यों हुआ, इसका कारण समझिए। तो पहली कारण है अर्थव्यवस्था की कमजोरी, अर्थात पंचवर्षीय योजना के बावजूद आर्थिक संकट बढ़ता गया। क्योंकि वहां 3 गो पंचवर्षीय योजना लागू किया था स्टालिन, किस लिए, औद्योगिकरण को बढ़ावा के लिए, लेकिन वो आर्थिक संकट आ ही गया उसके बावजूद भी। तो सोवियत संघ का विघटन पहला कारण। दूसरा, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति, अर्थात कहा जा रहा 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में गोर्बाचेव ने पेरिस्ट्रोक अर्थात पूर्ण गठन और ग्लासोनस्तस अर्थात खुलापन की नीति लागू किया, जिससे सरकार और कमजोर हो गया। अर्थात यहाँ सरकार में कुछ नियमों में 1985 में बदलाव किया गया, पूर्ण गठन का और खुलापन का। एक तो स्थिति बदतर है ये था, और कमजोर हो गया स्थिति, सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए शीत युद्ध का अंत, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ ने आर्थिक संकट बढ़ा दिया। क्योंकि देखो सोवियत संघ अर्थात अब युद्ध हमारा झगड़ा कोई से हो ही नहीं रहा, एक से एक बंदूक का तोप खरीद के हम घरे में रख लें, तो वो तोप खरीदे और बंदूक खरीदे में पैसा खर्च हमारा होगा ना जी, तो वहां आर्थिक संकट तो बद से बदतर होगा ही। तो अब यहाँ शीत युद्ध में सोवियत संघ मतलब फोकस करने के किसी और चीजों पर, तो हथियार बनाने में केले हैं, तो इसीलिए आर्थिक स्थिति क्या हुआ, कमजोर हो गई। क्या हो गया, कमजोर हो गई। राष्ट्रीयता की समस्या, देखिए राष्ट्रीयता की समस्या क्या हुआ कि सोवियत संघ के अलग अलग गणराज्य में स्वतंत्रता की मांग होने लगी। मतलब सोवियत संघ में हम बोल रहे हैं कि उसके आसपास के समाजवादी सभी देश शामिल हैं, लेकिन अब वो बोला कि नहीं, हम स्पेशल रूस के बनाए हुए नीति पे नहीं चलेंगे, अब हमको आज़ादी चाहिए, हम भी अब अपना नियम कानून बनाएंगे। तो स्वतंत्रता की मांग कर दी, और इसीलिए 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में अर्थात 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से टूट गया, और रूस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। मतलब रूस में सिर्फ अब रूस रह गए, सोवियत संघ की बात खत्म हो गई। सोवियत संघ में और भी उसके देश शामिल थे आसपास के, जो समाजवादी और साम्यवादी नियमों को पालन कर रहे थे। लेकिन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और ये समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न हमारा था, और चैप्टर हमारा द एंड हो गया। और अब इसका बचता है क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव। तो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ा दिया आपको, उसमें भी शायद 3 ही वीडियो शायद बने थे, चौथा हम लग रहा ऑब्जेक्टिव हो गया था।
और यहाँ हम सब समाजवाद एवं साम्यवाद के 4 वीडियो हमने बनाए, जो कि छोटा छोटा बनाए। ये एक दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाने की वजह से बीच में रुक गया था वीडियो, उसके वजह से ये चौथी क्लास हुई, नहीं तो 3 क्लास में ही इसको निपटा देते। और अब इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्टिव बनाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद फिर थर्ड चैप्टर की ओर चलेंगे। तो हिस्ट्री की कक्षा लगातार अभी ऐसे ही आप सब लोगों का चलता रहेगा, और हम देख रहे हैं कि हर एक वीडियो में आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद अच्छा खासा बना है। बस ये ख्याल रखिए कि मेंबरशिप इसका बन जाइए, क्योंकि जो वीडियो हम दें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि उससे हमें ऊर्जा वाहन मिलती है। ठीक है, चलिए तो बाकी मिलेंगे ऑब्जेक्टिव कक्षा में।